वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कर्नाटक का तूफानी दौरा। वजीर आजम ने कन्नड़ के सिरसी में कांग्रेस हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। कांग्रेस के कमजोर और खुशामद वाले रवैये पर की तनकीद। कहा कि दहशतगर्दों की मौत पर आंसू बहाना कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। वजीर आजम ने बेलगाम में राजघरानों के बारे में राहुल गांधी के मुतनाज़ा बयान पर की तनकीद। कहा कि राहुल गांधी भूल गए औरंगजेब के मजालिम। सिर्फ वोट बैंक की सियासत के तहत भारत के राजघरानों की तौहीन करने का आयद किया इल्जाम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस के रियासती सदर के ओहदे से अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा किया मंजूर। लवली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद से थे नाराज। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के जेल का जवाब बोर्ड से इंतखाबी नगमे पर लगाई रोक। कहा कि कैंपेन सॉन्ग के कंटेंट में तब्दील करे आम आदमी पार्टी। नशर करने से पहले इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेने के लिए इसे कमीशन के हवाले करने को भी कहा। मगरबी बंगाल में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद रोकने का नहीं ले रहा है नाम। बीजेपी खातून लीडर पर टीएमसी कारकुनों का हमला। बीजेपी हुई हमलावर। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि अवाम ममता को इलेक्शन में देंगे जवाब। गुजरात के साहिल से 14 पाकिस्तानी शहरी अरबों की मनशियात के साथ गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस के मुश्तरका ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड ने की ये कार्रवाई। और अदाकार साहिल खान को महादेव बैटिंग ऐप केस में भेजा गया। 2 दिन की पुलिस हिरासत में। साहिल को छत्तीसगढ़ से किया गया था गिरफ्तार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म ने उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस के कमजोर और खुशामद वाले रवैये पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लचर दहशतगर्दों की मौत पर आंसू बहाने का है। बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है। भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच करके ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है, पीएफआई जैसे संगठन जिसको प्रतिबंध लगा है वायनाड में, ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद दी जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद दी है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाइयों। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे दोस्तों। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जरिए जायदाद का सर्वे कराने और इसकी तकसीम का मसला भी उठाया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है।
भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अब ये शाहजादे कह रहे हैं वो चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए पूरे देश का एक्सरे करेंगे। एक्सरे, आपका एक्सरे होगा, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर का एक्सरे होगा, आपके खेत का एक्सरे होगा, और वो ढूंढ के निकालेंगे किसके पास क्या है। और फिर अगर ज्यादा है तो वो हड़प कर लेंगे और उनकी जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे। हमारी माताओं बहनों के पास स्त्री धन एक बहुत सम्माननीय संपत्ति होती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र उससे पवित्र और कुछ मानते नहीं है। ये उस पर नजर बिठाए बैठे हैं कि ये तुम्हारे पास है, क्या जरूरत है, लाओ। क्या ये पाप हम करने देंगे क्या? ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है भाई बहनों। और जब मैं ऐसी चीजें खोल करके रखता हूं तो उनको लगता है अरे पकड़े गए, मोदी तो मार रहा है। अरे मारेगा नहीं तो क्या करेगा? माफ करेगा क्या? और इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी में इंतखाबी रैली में वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस की गलत बयानियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मफादात की तकमील के लिए मुल्क की जमहूरियत, आइन और ईवीएम पर कन्फ्यूजन और झूठ फैलाती है। उन्होंने कांग्रेस की खुशामद की सियासत को आवाम के सामने बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को मुल्क के बादशाहों और महाराजाओं का ताउन नजर नहीं आता। वो सिर्फ वोट बैंक की खातिर नवाबों, मुगलों, निज़ामों, सलातीन और शहंशाहों के मजालिम को भूल चुके हैं। लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ
एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। और वजीर आजम ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर नेहा कत्ल केस और बेंगलुरु में बम धमाके के हवाले से खराब अमन व अमान का इल्जाम लगाया। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर के घर चले जाओ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एटा में एक जलसा आम के दौरान ऑपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाया। अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाना बनाया। अखिलेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं, उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रिजर्वेशन से मुतालिक राहुल गांधी के प्रोपेगेंडे पर तनकीद की। अमित शाह ने राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद करार दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ही SC, ST और OBC के हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बरेली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए SP, BSP और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि SP, BSP और कांग्रेस का मंशूर तकसीम करने वाला है। कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है, उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए।
और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जात पात की बात करती है, जात के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन कुनबा पर आकर सिमट जाती है। ये लोग जाति का सहारा लेंगे, लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोग को निकलते, अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई नहीं, परिवार के बाहर सोच ही नहीं है। जाति का सहारा लेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों घूम फिर करके परिवार में आएंगे। और ये तो महाभारत की धरती है, महाभारत के रिश्ते देखने को उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ शुरू से ही आइन के मुताबिक तमाम तरह के रिजर्वेशन की हिमायत करता रहा है। भागवत ने कहा कि कुछ लोग झूठे वीडियो चलाकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और संघ रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर रहे हैं, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अब ये एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की हिमायत की है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आसाम के मुसलमान जो जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं, खुलकर बीजेपी के हक में वोट दे रहे हैं। आसाम के वजीर आला ने कहा कि जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुतालबे की वजह से आसाम के मुस्लिम वोट आधे आधे तकसीम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमान हमारी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएंगे। और खवातीन के खिलाफ मजालिम में घिरी मगरबी बंगाल हुकूमत मजीद तनाज़ात में आ गई है। ताज़ा तरीन मामला जनूबी कोलकाता में खातून लीडर पर हमले से मुताल्लिक़ है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी कस्बा मंडल सदर सरस्वती सरकार पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया था और इस हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से मगरबी बंगाल में अमन व अमान का मसला उठाया और कहा कि बंगाल के अवाम इन हरकतों का जवाब जरूर देंगे। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मगरबी बंगाल के बहरामपुर में एक जलसे आम से खिताब किया और ममता हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाया। बीजेपी सदर ने ममता हुकूमत पर खुशामद की सियासत करने का इल्जाम लगाया। जब हम मजबूत सरकार की बात करते हैं तो ममता जी मजबूर सरकार की बात करती हैं और मजबूर सरकार चाहती हैं। ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण करती है, जो भेदभाव करती है, जो आतंकवादियों के साथ नरमी रखती है, जो आतंकवादियों को कहीं न कहीं हमदर्दी के साथ देखने की आदत रखती है। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनती है जब पाकिस्तान हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। ये हमने देखा है। और पार्टी क़यादत ने दिल्ली कांग्रेस सदर के उहदे से अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा कबूल कर लिया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने शुमाल मशरिक़ी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को तब्दील करने के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उम्मीदवार में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अभी मेरा जो बात हुआ है उनके इस्तीफा का कांग्रेस आला कमान ने स्वीकार कर लिया। अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा का स्वीकार। और अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर अपना इस्तीफा भेजा था। पार्टी हाईकमान को भेजे गए अपने खत में अरविंद सिंह लवली ने लिखा था कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट इस पार्टी के साथ इत्तेहाद के खिलाफ थी कि जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी बदउनवानी के इल्जामात लगाने के बुनियाद पर बनाई गई थी और इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया। अरविंद सिंह लवली शुमाल मशरिक़ी दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाने से भी नाखुश हैं। हाल
हाल ही में राजकुमार चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसकी वजह रियासती इंचार्ज दीपक बावरिया के रवैये को बताया। वो शुमाल मगरबी दिल्ली के इलाके से टिकट मांग रहे थे। टिकट ना मिलने पर 3 रोज कबल इजलास में एहतजाज भी किया गया था और इस दौरान बावरिया के साथ झगड़ा भी हुआ और इस हवाले से पार्टी में उनके खिलाफ शिकायत भी की गई और इस शिकायत को कार्रवाई के लिए हाईकमान को भेजा गया है। लेकिन शिकायत के हल होने से पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपने इंतखाबी वादों को दोहराते हुए वोट मांगे। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने उड़ीसा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। 3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कदम आम आदमी पार्टी की इंतखाबी मुहिम के वीडियो जेल का जवाब वोट से के हवाले से कमीशन में शिकायत किए जाने के बाद उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वो इस वीडियो सॉन्ग को फौरी तौर पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दें। कमीशन ने आम आदमी पार्टी के लीडरों को खबरदार किया है कि वो मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी हरकत से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। और अदाकार साहिल खान को महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साहिल को इस मामले में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई की शिंदेवाड़ी दादर अदालत ने उन्हें 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साहिल खान पर 15,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्जाम है और आपको बताते चले कि इससे पहले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि जनूबी भारत की रियासतों में पहले के मुकाबले में अब बीजेपी की अवामी बुनियाद मजबूत हुई है। बीजेपी इन रियासतों में मुतअद्दिद सीटों पर जीत हासिल करेगी। पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है, जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। और सूरत में बीजेपी उम्मीदवार के बिला मुकाबला जीतने पर कांग्रेस के जरिए सवाल खड़े करने पर राजनाथ सिंह ने इसे कांग्रेस की मायूसी करार दिया। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका त्रिगुणित कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती है, आधार क्या है यह आरोप लगाने का? क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के बीच है, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 2 हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है। और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ाद भारत में पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबी को दूर करने की सिमत में काम किया है। मोदी हुकूमत की मुद्दत कार में 25 करोड़ लोगों को खित्ता इफ्लास से बाहर निकाला गया है।
और भारतीय कोस्ट गार्ड ने गुजरात के साहिल से दूर बहिरा अरब में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब 14 पाकिस्तानी शहरियों को तकरीबन 86 किलो मनशियात के साथ गिरफ्तार किया है। और भारतीय कोस्ट गार्ड ने एनसीबी और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर ये मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तानी कश्ती से मिलने वाले इस ममनुआ मवाद की मिल्कियत तकरीबन 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है और एजेंसियों की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर गुज़िश्ता चंद रोज से ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके बाद एजेंसियों को ये कामयाबी मिली है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाने हैं। दिन का पहला मुकाबला अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 1 विकेट पर 40 रन बनाए हैं। और आज दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। सनराइजर्स की टीम टूर्नामेंट में अब तक 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे 5 में जीत हासिल हुई है। पॉइंट्स टेबल में वो तीसरे मकाम पर है, तो वहीं सीएसके की टीम 8 मैचों में सिर्फ 4 में जीत दर्ज कर सकी है और वो टेबल में 5वें मकाम पर है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।